चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा की, जिसमें साइंस में अपन करेंगे लेक्चर नंबर 2। इसके पहले अपन लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं कल, आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा की। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मान लो कोई भी वस्तु है जिसमें आवेश बह रहा है, तो उसमें क्या आवेश बह रहा है, यानी क्या बह रहा है? करंट बह रहा है। विद्युत मतलब होता है करंट। विद्युत यानी क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है अपने घर में करंट आता है, जो है ना पावर सप्लाई होती है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो उसमें क्या होता है? आवेश बहते हैं, इसी के कारण वो क्या होती है? उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसलिए विद्युत धारा की परिभाषा है किसी चालक के आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया आपके लिए? और आप ये याद रखना, कंप्यूटर लैंग्वेज ये विद्युत लेती नहीं है, इसलिए आपको सुधार के ये रखना है कि विद्युत ऐसा होता है, ठीक है ना? ऐसा लिखते हैं आप। इसके बाद विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं अपन। अब बात करते हैं, इससे भी कई बार इन दो टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? सुचालक और कुचालक। सुचालक क्या कहलाता है? सुनिए, वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है, विद्युत की सुचालक कहलाती है। और कुचालक में वह वस्तु जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, विद्युत की कुचालक होती। मतलब सिंपल बात, ऐसी वस्तु जिसमें करंट बह जाए, विद्युत मतलब करंट। सिंपल भाषा में आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ें कि जिस पदार्थ, जिस वस्तु में कोई भी एक सामान है जिसमें यदि अपन करंट लगाएं, माने मान लो करंट के दो तार लगाएं जिसमें करंट है तार में, यदि उस वस्तु में स्पर्श कराएं, यदि उस वस्तु में एक करंट आ गया है तो वो विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सुचालक है, इसको चालक भी कहते हैं। विद्युत सुचालक है इसलिए इसको चालक भी कहते हैं। और यदि मान लो जिस वस्तु में विद्युत माने अपन ने करंट लगाया उसमें, और उस वस्तु में करंट नहीं आ रहा, मान लो एक दो तार हैं, उसको मान लो अपन ने एक प्लास्टिक की बोतल में, खाली बोतल में स्पर्श कराया, तो क्या हुआ? अपन ने बोतल को स्पर्श की माने टेस्टर की मदद से अपन ने देखा, तो उसमें आपको लगा इंडिकेट नहीं हो रहा कि इसमें करंट नहीं है, मतलब तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, माने करंट प्रवाहित नहीं हो रहा, माने करंट उसमें नहीं लग रहा है। तो वो क्या होगी? कुचालक या विद्युत रोधी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत रोधी, माने विद्युत को रोक लेती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। तो आप तो सिंपल याद रखो, जिसमें करंट लगे माने जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो वो है सुचालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो वो है कुचालक या विद्युत रोधी। जैसे सुचालक का उदाहरण है सोना चांदी, इसमें करंट लग जाता है, और कुचालक में करंट नहीं लगता। जैसे रबड़, लकड़ी के ना, कभी भी अपन जो मिस्ट्री माने जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह आते हैं सुधारने के लिए, वो क्या करते हैं? या तो वो मांगते कि चप्पल दे दो, तो माने चप्पल पहन के करते, या तो है ना वो स्टूल वगैरह पे खड़े होके करते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पे खड़े होके करते हैं, इसलिए ताकि उन्हें क्या है? अर्थिंग ना मिल पाए, वो करंट ना लग पाए, क्योंकि इसमें प्रवाहित नहीं होती विद्युत धारा। तो आप हमेशा याद रखिए, सिंपल बात आपने समझ ही ली होगी। और इनको कहा है सावधानी पूर्वक टेस्ट किया जाता है, इसलिए या तो स्कूल वाले सर लैब में टेस्ट कराते हैं, या तो लोग घर पे भी करते हैं, तो टेस्टर से करते हैं। समझ रहे बात को आप? तो इस प्रकार से सुचालक वो हो गया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, माने करंट प्रवाहित हो जाए, और कुचालक या विद्युत रोधी वो जिसमें करंट प्रवाहित ना हो। ये है ना सोना चांदी लोहा वगैरह ये उदाहरण हो गए सुचालक के, और रबड़, लकड़ी, कांच ये सब क्या हो गए? कुचालक के उदाहरण। इसके बाद आगे बढ़े तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चालक में धारा के प्रवाह का मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हमने जो बताया था, कोई वस्तु है उसमें मान लो आवेश बह रहा है, तो ये आवेश क्या है? आवेश है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी इसको विशेष जानकारी, इसको विस्तृत चर्चा आप 9वीं में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो याद रखिए बस याद कि चालक में धारा प्रवाह का मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ठीक है। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को ऑरस्टेड जो भी आपके पेपर में लिखा है उसको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी ऑरस्टेड ने की थी। इसके बाद अगला है विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए, विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला, चांदी में विद्युत चालकता अधिकतम होती है, माने सबसे अच्छा ऐसा वस्तु जो जिसमें सबसे अच्छे से करंट बह जाए तो वो होती है विद्युत के लिए सबसे अच्छी होती है चांदी। सबसे अच्छी जो होती है चांदी, फिर होता है तांबा यानी कॉपर। आपने देखा घर में सुना होगा, या कहीं इलेक्ट्रिसिटी में जब अपन इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में जाती है, किसी भी बात से सुनते हैं अपन बात कि कॉपर वायर बहुत अच्छा होता है, फिर तो आप कहेंगे सर आप तो है ना कॉपर वायर ना पढ़ा के कह रहे चांदी बहुत अच्छी होती। तो भैया देखो, कॉपर वायर
वायर चांदी से कम अच्छा होता है, लेकिन कॉपर वायर का यूज इसलिए होता है क्योंकि चांदी आपको पता है बहुत महंगी है धातु, उसके तो तार बनाने लगेंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा, इसलिए क्या होता है कि अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए, इसलिए अपन है ना किसका, तांबा कॉपर का यूज करते हैं तार का, लेकिन सबसे अच्छी होती है चांदी, उससे कम तो कॉपर। ठीक है ना। अब बात करते हैं एलईडी। जो एलईडी होती है उसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये पेपर में आता रहता है तो आपको ध्यान से याद करना है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अगला बात करते हैं, चुंबक में दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। मान लो ये चुंबक का मान लो हमारे पास टुकड़ा है, तो एक साइड होता है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल माने है, और दूसरी साइड होता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। माने दो एक है ना पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये साइड का होता है उसे नॉर्थ उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरा पॉइंट होता है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और दूसरा समान, सॉरी यहाँ सामान नहीं है, समान है, समान ध्रुव एक दूसरे को, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब जैसे मान लो ये दो चुंबक है, मान लो हम एक चुंबक है अपन दो ले आए, मान लो अपन ने नॉर्थ साइड को मान लो इस साइड किया, ठीक है, और इस वाले चुंबक का भी नॉर्थ साइड माने उत्तरी ध्रुव इस साइड किया, तो जब इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये दूर भागेगी। आपने बचपन में देखा होगा या खेल किया होगा कि जब दो चुंबक को कभी पास में लाते तो कई बार चिपक जाती है और कई बार अपन पास लाने की कोशिश करते लेकिन वो दूर फेंकती है। तो दूर कब फेंकती है और पास कब आती, इसका आप यहां देखिए कि होता क्या है। जब जी एक पोल होता है नॉर्थ, एक साउथ माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब ये उत्तरी ध्रुव पास में आते माने सेम आते, समान ध्रुव आते हैं, तो वो प्रतिकर्षित होते हैं। माने प्रतिकर्षण माने दूर, प्रतिकर्षण माने दूर फेंकना, माने ये इस साइड जाने की कोशिश करती है, एक इस साइड जाने की, माने है ना ये दूर चुंबक एक दूसरे से दूर आने की कोशिश करती है यदि दोनों सेम ध्रुव मिल रहे हो। लेकिन असमान ध्रुव, मान लो एक इस साइड का तो एन है लेकिन इस साइड का एस है, तो फिर वो आकर्षण होता है और चुंबक क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती है। तो अब कई लोग पूछे अगर आपसे कि जब चुंबक चिपकाते कई बार चिपकती है कई बार दूर फेंकती है, तो कारण क्या है, तो आप बोलेंगे यदि समान ध्रुव होता है तो वो दूर फेंकती है यानी प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुव माने अलग अलग होते हैं, एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, तो फिर क्या होता है, आकर्षण, मतलब वो चिपक जाती हैं। समझ में आया। इसके बाद अगला अपन बात कर रहे हैं, चौथा पॉइंट है, स्वतंत्र अवस्था में चुंबक को लटकाने पर वह उत्तर तथा दक्षिण दिशा में रुकती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आपके आ चुका है पिछले साल और एग्जाम में, और मैंने डेट हमें सन तो नहीं पता किसके सन में आया है, मैंने याद नहीं है, अभी पता तो है कि आया है लेकिन किसके सन में, तो वो मैंने ये समझ लीजिए आपको आया है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद करना है, और भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में चुंबक को लटकाने, मान लो एक चुंबक है उसको रस्सी से बांध के लटका दी, तो वो एक सिरा उत्तर में रुकेगा और एक दक्षिण में रुकेगा। इसलिए कहा गया है कि स्वतंत्र अवस्था में चुंबक को लटकाने पर क्या होता है, वह उत्तर या दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, एक साइड उत्तर होगा एक साइड दक्षिण होगा। अगला पांचवा, घर में विद्युत सप्लाई जो होती है ना वो होती है 220 वोल्ट की। क्वेश्चन आ सकता है कि घर में जो विद्युत सप्लाई होती है वो कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है, जो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। अपने घर में प्रत्यावर्ती धारा आती है यानी एसी, आपने नाम लिखा होगा कई बार, एसी वो वाला नहीं, हवा वाला एसी, अल्टरनेट करंट होता है इसका इंग्लिश में। तो प्रत्यावर्ती धारा आती है अपने घर में, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि घर में कौन सी धारा आती है, तो एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, और कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है। ये छठा वाला पॉइंट भी पेपर में आ चुका है पहले, तो आपको ध्यान रखना है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन आया था कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आपको वह लगाना है ऑप्शन, गोला भरना है टंगस्टन में। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने ये किया। अब कुछ नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। माने जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कैसे, मान लो एक सतह ये है, इस पे कोई किरण आ रही है, मान लीजिए एक किरण कोई आ रही है, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये आ रही है किरण, मान लो सूर्य है, यहाँ सूर्य की रोशनी है वो एक सतह पर पड़ रही है, मान लो कांच है, कांच की सतह इस पे पड़ रही है, तो आने वाली किरण आपतित किरण। और इसके बाद इससे टकराने के बाद ये माने दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ आई रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, तो रिफ्लेक्ट होना यानी परावर्तित होना, तो ये कहलाती है परावर्तित किरण। कौन सी कहलाती, जाने वाली परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे आती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपको बिल्कुल
बेसिक नॉलेज दे रहा है। ये नहीं कि कुछ पेपर उठा लिए कई कि अपन ने लिया ये पिछले साल के या कुछ पेपर उठा लिए और बताते रहिए ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। हाँ, पेपर आपके क्वेश्चन पेपर ओल्ड करवाएंगे, लेकिन पहले उसको चीज को समझो तो। और वो तो पेपर आ चुका, उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। आपको जागरूक बनना है कि आपको पहले जो पढ़ाया जा रहा है, जो बेसिक है वो पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, पिछले साल के पेपर पढ़े, लेकिन उसके पहले क्या है, आपको पूरा मटेरियल तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम देखो, नहीं तो क्या करते हैं कि ये ना बुक मैंने ले ली या किसी की वो है ना कह सकते पीडीएफ ले ली या पेपर बना ली, पेपर की पीडीएफ बना ली और उसी को बता रहे भैया इसका आंसर ये 50 बार वो बता चुके। ये 100 क्वेश्चन है, हाँ 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो कम से कम 60-70 नंबर चाहिए आपको कम से कम। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो हम ये पढ़ा रहे हैं आपको एक एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपतित किरण आने वाली किरण, और जिस बिंदु पे आता है वो आपतन बिंदु, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तो आप कहेंगे सर ये हमें बताया क्यों, इसलिए बताया परावर्तन के नियम का, कि इन्होंने बोला आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो आने वाली किरण आ रही है आपतित किरण, और ये जो सतह है इसके बीच ये कोण बन रहा है, ये कहलाता है आपतन कोण। ये क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और ये जो जाने वाली किरण है और सतह के बीच जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो जो जितना यहां से आ रही ना जिस कोण पे, उतने ही कोण से ये जाएगी, मानी ये दो कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। जैसे मान लो देखो जी आ रही ना किरण, तो जितनी मान लो 30 अंश का बना रहा है ना, तो जाने पर भी ये 30 अंश का बनाएगा, इसका मतलब पहले का ये है। तो इस प्रकार समझाना। अब पेपर में वो ऑप्शन वालों कर दिया अपन ने कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें बराबर होगा सदैव बराबर, क्या लिखेंगे, ऑप्शन आएगा सदैव बराबर। आप बता देंगे ये आंसर है, आगे बढ़े कैसे होता है ये तो जानना है ना, तो अपन ने ऐसा जाना। और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब सभी एक ही तल में होते। अभिलंब, हाँ ये अभिलंब और रह गया बीच में, जो ये 90 का कोण बना रहा है ना 90, तो ये कहलाता अभिलंब। तो देखो ये चाहे आपतित किरण हो इस बिंदु पे आई, अभिलंब भी इस बिंदु से गया, परावर्तित किरण भी इस बिंदु से आई, आपतन बिंदु भी यही है, मतलब ये सब एक ही तल में, देखो एक ही बिंदु पे हो रहे हैं, इसलिए बोला आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन एक ही बिंदु पर होता है। समझ में आया ना, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस आप लोगों को क्या करना, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मानव नेत्र के बारे में चर्चा करें, कुछ पॉइंट है। आंख का सफेद भाग अपारदर्शी भाग दृश्य पटल कहलाता है। जो अपनी आंख होती है ना, ह्यूमन आई होती है, तो ये सफेद भाग होता है यहाँ का, इसे बोलते हैं दृश्य पटल। इसके बाद दूसरा क्या है, रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो अपने आंखों में रेटिना पाया जाता है, जो अपन देखते हैं उसका पहले अंदर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और लेकिन अपन को वो सीधी दिखाई देती है। और तीसरा क्या है, आंख का केंद्रीय भाग जो होता है वो पुतली कहलाता है। माने जो आंख की केंद्रीय भाग होती है, आंख का केंद्रीय भाग पुतली कहलाता है, कहलाती है, ठीक है ना, समझ में आया, बिल्कुल। अब बात करते कुछ दोषों की। जब आंख की बात करी अपन बता दिए ये होता है, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो है ना आंख है उनमें कुछ दोष भी होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। मतलब इस दोष में क्या होता है, वह दृष्टि दोष जिसमें पास का तो अच्छे से देखते हैं परंतु दूर का नहीं। देखो इसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, नाम से देखते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट आने पास का, दृष्टि आने देखना, दोष आने खराबी। तो जिसके पास में देखने में खराबी होता है, बिल्कुल गलत। नाम पे नहीं जाना, कई वो नाम है बहादुर से पता चला चूहा से डर जाए, नाम है नयनसों को पता चला कि अंधे हैं, समझ रहे ना, ऐसी बात है। नाम है बल्लू पहलवान और पता चला टिड्डी दल से रखे हुए हैं, समझ रहे बात को। तो नाम पे मत जाओ, इनने नाम से तो क्या हो रहा है, निकट यानी पास, दृष्टि यानी देखना, और दोष माने खराबी। तो पास के देखने में खराबी, ये होता है गलत। इसका होता है उल्टा, इसमें क्या होता है, पास का तो अच्छे से दिखता है किंतु दूर का नहीं। तो एक चीज याद रखना इन दोषों में कि जो नाम है वो बिल्कुल नाम पे मत जाओ, नाम पे नहीं जाओ, तो याद रहेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष, मतलब समझ में आ रहा है, निकट की दृष्टि में दोष, निकट का देखने में दिखता है, तो उल्टा होता है इसका, पास का निकट का देखने में तो सही है, पास का देखने में, दूर का देखने में नहीं है। समझ में आया, जैसे दूर दृष्टि दोष, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, दूर का देखने में दोष है, लेकिन गलत। इसमें दूर का देखना तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा से दिख जाता है, लेकिन पास का नहीं दिखता, समझ गए। लेकिन अब आता है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या होता है, वृद्धावस्था में ना पास का अच्छे से दिखाई देता, ना दूर का अच्छे से दिखाई देता। तो ये कौन सा दोष कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ना पास का अच्छे से देखे, ना दूर का अच्छे से देखे। समझ में आया, तो ये हो गया जरा दृष्टि दोष। समझ में आया, बिल्कुल। अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण।
जब प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है तो इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस वाले इन टॉपिक से वर्ण विक्षेपण वर्ग क्रम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। आपको बिल्कुल चुनिंदा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मान लीजिए एक प्रिज्म होता है, एक है ना जो कांच जैसा होता है प्रिज्म है, उसमें यदि मान लो एक सूर्य की सफेद प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो जब इसमें प्रिज्म में गुजारी जाती है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। आपने 8वीं क्लास में अपने विज्ञान की बुक में पढ़ा होगा कितने 8 रंगों में टूटती है। कितने रंगों में 1 2 3 4 5 और ये मान लो 6 और ये हो गया 7 रंगों में टूटती। कौन कौन से में बैगनी एक आपको है ना वो पता है ट्रिक, बैजानी हापी नाला मतलब बैगनी जामुनी नीला हरा पीला, फिर उसके बाद क्या होता है नारंगी और फिर होता है लाल। ये होता है बेजानी। आप ऐसा याद कर लो, ऐसा दिख नहीं रहा हो, नीचे से चालू करते हैं बई क्या है बई जा बेजानी हा पी ना ला। देखो बे मतलब बैगनी, जा आने जामुनी, नी आने नीला, हा आने हरा, पी आने पीला, ना आने नारंगी और ला आने लाल सॉरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो देखो एक श्वेत प्रकाश की किरण है, सफेद किरण है, सफेद किरण मान लो श्वेत मतलब होता है सफेद। तो एक किरण है जो वो यदि आप है ना प्रिज्म में गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाती है, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला, समझ रहे बात को, ये 7 रंगों में बच जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो रंगों का जी 7 रंगों का समूह है इसे क्या बोलते हैं वर्णक्रम बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखना हिंदी में भी इंग्लिश में भी कि जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को सफेद किरण को सूर्य की प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये घटना कहलाती है, ये वर्ण विक्षेपण घटना, जो ये काम हुआ ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। लेकिन जो ये 7 रंगों का समूह माने ग्रुप है इनको बोलते हैं वर्णक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इसके बाद न्यूनतम विचलन, ये होता है विचलन है, इसमें विचरण नहीं है विचलन, ठीक है ना। विचलन रंग कौन सा है बैगनी है और अधिकतम विचलन रंग क्या है लाल है। समझ में आया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बैगनी होता है विचलन, अरे सबसे कम बैगनी रंग होता है और सबसे ज्यादा तो लाल रंग होता है। समझ में बात आई। और ये जो घटना होती है आपने देखा होगा जब बारिश होती तो इंद्रधनुष निकाला आता है तो 7 रंग दिखाई देते ना, तो यही 7 रंग दिखाते हैं, वही क्रिया है वर्ण विक्षेपण वाली। आपके आगे पढ़ा रहे, रुक जाओ आपको समझ में आएगा। पहले तो ये पढ़िए, काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता, माने जो काला रंग में कोई भी रंग मिला दो सब काला बना देगा, काला बना देगा, इसलिए काला रंग सभी को अवशोषित कर लेता है। अगला है बरसात के बाद आकाश में इंद्रधनुष के दिखाई देने का कारण प्रकाश विक्षेपण है। हम प्रकाश विक्षेपण वर्ण विक्षेपण हमने बताया था ना कि जब जैसे मान लो इंद्रधनुष कब निकलता है जब बरसात हुई हो, और जैसी बरसात थोड़ी सी मद्दी हो गई हो या कम हो गई या रुक गई हो तो क्या होता है जो उनकी बूंदे होती है जो है ना किसकी पानी की, उसमें क्या होता है जब धूप लगती है तो धूप की प्रकाश की किरण आई और पानी एक प्रिज्म का काम करता है तो वो 7 रंग दिखाई देने लगते हैं। तो यही घटना होती है प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि आपको बताइए कि जब इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण क्या है तो वर्ण विक्षेपण। अगला अति सूक्ष्म, क्या है अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। देखो थोड़ी छोटी मोटी चीज तो अपने आंखों से देख लेते, लेकिन इतनी ज्यादा छोटी चीजें जो आंखों से दिखाई नहीं देती तो उनको देखने के लिए माने अति सूक्ष्म बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब आगे मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर मान लो लगभग थोड़ा सा, जैसे अपन के 30 सेंटीमीटर की स्केल आती ना बड़ी वाली, उसमें भी 5 सेंटीमीटर मान लो इतना हटा दो तो इतना भाग बस स्पष्ट रूप से देख सकते। आप कहेंगे हम तो सर बहुत दूर का भी देख सकते, तो दूर का देख सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं कर रही है। ये शब्द सुनो स्पष्ट बिल्कुल क्लियर, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है वो 25
25 सेंटीमीटर की जगह कई बार पहले ऑप्शन में ही डाल ले 25 मीटर, तो बच्चे 25 देख के लगा देते हैं गोला, लेकिन ये नहीं देखते भैया सेंटीमीटर भी देखना है, तो 25 सेंटीमीटर। लोग कहेंगे अरे मीटर होता होगा, सेंटीमीटर तो बिल्कुल पास में होता है, मीटर अच्छी दिख रहा है, मैं तो दूर का अच्छा दिख रहा है, लेकिन नहीं, स्पष्ट की बात करी गई है तो वो है 25 सेंटीमीटर, 25 cm, ठीक है ना। तो ये याद रखना ध्यान से, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। बच्चे बहुत गलती कर देते। अगला, रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के प्रभाव के कारण, माने रमन को प्रकाश प्रकरण, प्रकरण नहीं है यहाँ है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में किए गए कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो रमन जी को मिला था। समझ में आया आपको बात में, बहुत सरल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया इस लेक्चर में, और आने वाले लेक्चर में और करते जा रहे हैं। तो आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें, ताकि आपकी 6 विषय की तैयारी आसानी से हो जाए। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।